अस्सलामु अलैकुम नाजरीन। मैं आप सबको वतन न्यूज़ प्लेटफॉर्म पर खुशामदीद कहता हूँ। मैं हूँ हिदायतुल्लाह खान। आप सब जानते हैं कि हमने एक CSS क्वालिफायर्स की एक सीरीज़ स्टार्ट की है, जिसमें हम ख़ासतौर पर बलूचिस्तान से जो CSS क्वालिफायर्स हैं उनके साथ एक सेशन रखते हैं, जिनमें हम उनसे उनकी ज़िंदगी के बारे में और उनकी कामयाबी के हवाले से हम उनसे सवालात करते हैं, जिसका मकसद ये है कि हम एक बलूचिस्तान बल्कि पूरे पाकिस्तान को हम एक अवेयरनेस दें, और इस हवाले से ख़ासतौर पे जो CSS के अप्लाई करने वाले नौजवान होते हैं उनको काफ़ी क्वेरीज होती है, जो कि CSS क्वालिफायर्स के अलावा कोई बेहतरीन तरीके से हल नहीं कर सकते। जी हाँ, हमारा सेशन आज भी एक CSS क्वालिफायर के साथ है। नाज़रीन, आपको एक बात अमूमन बताता चलूँ कि पाकिस्तान में बल्कि हमारे जो मुल्क में अमूमन ये ख्याल किया जाता है कि जो बड़े लोग या जो कामयाब लोग होते हैं, शख्सियात होते हैं, चाहे वो सरकारी अफसरान हो या चाहे वो ज़िंदगी के किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले शख्सियात हो, तो उनके बच्चे मतलब ख्याल किया जाता है कि वो उनका पढ़ने से कोई ज़्यादा रुझान पढ़ने की तरफ नहीं होता, यानी उनका तफरीहात की तरफ ज़्यादा जोर होता है। मगर आज हम देखते हैं कि हमारे साथ साबिक DIG के एक बेटे हैं, जिन्होंने वालिद के नक्शे कदम पर चलकर CSS में कामयाबी हासिल की। उन्होंने इस बात को यानी गलत साबित कर दिया कि ज़रूरी नहीं कि शख्सियात बड़े शख्सियात के बच्चे ना पढ़ते हो, बल्कि वो भी मेहनत करके आगे आ सकते हैं अपनी मेहनत पे। तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद है उसामा अब्बासी साहब, जो साबिक DIG शहीद हामिद शकील साहब के बेटे हैं। हामिद शकील साहब की कहानी कुछ ये यूँ है कि उन्होंने अपनी मुख्तसर ज़िंदगी में, जो उनकी मुख्तसर ज़िंदगी थी, उनके 32 साल जो है वो पुलिस सर्विसेज ऑफ पाकिस्तान के थ्रू अपने मुल्क कौम के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। उन्होंने अपनी जो अपनी काबिलियत की बिना पर काफ़ी बैनुल अक़वामी ममालिक के मिशंस किए, जिनमें यूनाइटेड नेशंस, बोस्निया वगैरह सारे शामिल हैं। वहाँ पर कामयाबियों का सफ़र अबूर करते हुए वो पाकिस्तान वापस आते रहे, और पुलिस सर्विसेज में मुख्तलिफ बड़े ओहदों पर, यानी DIG ऑपरेशंस, DIG इन्वेस्टिगेशंस और SSP ऑपरेशंस वगैरह के ओहदों पर फायज रहे। उनका ज़्यादातर सफ़र बलूचिस्तान में रहा, और उनकी जो खिदमात थी उनसे बलूचिस्तान के लोग खूब वाकिफ़ हैं। मगर उनकी ज़िंदगी मुख्तसर थी। उन्होंने 2017 की एक सुबह ऑफिस जाते हुए उन पर सुसाइड बम ब्लास्ट हुआ, जिसमें उनकी वही आखिरी दिन थी, और उसके बाद फिर वो हमेशा के लिए दुनिया फ़ानी से कूच कर गए। मगर आज तक उनके बलूचिस्तान के दिलों में उनकी जो खिदमात है वो सब जानते हैं। तो इस वजह से भी उसामा की कहानी को सब सुनने के लिए ज़रा और भी खुश है कि मतलब एक तो ये कि उनके वालिद के वजह से सब उनको जानते हैं, तो उनकी कहानी भी लोग सुनना चाहेंगे। तो हम उसामा से उनकी ज़िंदगी के बारे में कुछ सवालात करेंगे। तो उसामा, सबसे पहले तो आपको हम वतन न्यूज़ प्लेटफॉर्म और पूरी आवाम की तरफ से मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने कामयाबी हासिल की। और जी। सबसे पहले तो आपसे मैं ये क्वेश्चन करना चाहूँगा कि अगर आप अपना एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बाकी तो आप जाने पहचाने हैं क्योंकि आप हामिद शकील साहब के बेटे हैं, लेकिन अगर आप एक अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दें, यानी आपने एजुकेशन कहाँ से हासिल की और आपका ज़्यादातर ज़िंदगी का लाइफ कहाँ पे गुजरी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका हिदायत और वतन न्यूज़ का थैंक यू सो मच कि आप लोग ने बुलाया फॉर दिस इंटरव्यू, और आप लोगों की हेल्प करना चाह रहे हैं फॉर दिस पर्पस। इट्स गोना बी वेरी हेल्पफुल। अगर मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूँ, सो बेसिकली आई बिलोंग टू क्वेटा एंड माय फैमिली बिलोंग्स टू क्वेटा। तो हम क्वेटा में ही पैदा हुआ था, और मेरी जो बेसिक एजुकेशन है वो क्वेटा में ही हुई। मैंने अपना ओ लेवल्स और ए लेवल्स दोनों क्वेटा में ही पूरे किए, और उसके बाद मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपनी जो हायर एजुकेशन है बैचलर्स वो इस्लामाबाद से परसू करूँगा। तो इस्लामाबाद में मैंने फिर एडमिशन लिया बहरिया यूनिवर्सिटी में, और वहाँ से मैंने बैचलर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, और मेरा मेजर था मार्केटिंग। तो ये मैंने किया 2014 से 2018 तक। और बीच में व्हाइल आई वाज लिविंग इन अ हॉस्टल, मैं कभी और जॉब्स कर लेता था, फ्रीलांसिंग कुछ कर लेता था, कंटेंट राइटिंग। और अपना ग्रेजुएशन के बाद मैंने अपनी पहली जॉब की। इट वाज यहाँ पे एक अमेरिकन कंपनी थी, जोन्स नाम था। तो मैं वहाँ पे काम कर रहा था, एज अ सेल्स एग्जीक्यूटिव काम कर रहा था। और इसी दरमियान मैंने वीकेंड्स पे अपना मास्टर्स शुरू किया था, ये भी बहरिया यूनिवर्सिटी से ही था, MBA था इन विद मेजर्स इन मार्केटिंग।
तो मैं वीकेंड्स को अपना मास्टर्स करा था, वीकडेज पे जॉब करा था, और बीच में मैंने डिसाइड किया था कि मैंने अपना सीएसएस करना है, क्योंकि सीएसएस करना मेरा बचपन का गोल भी था। और ऑब्वियसली जब आप उस एनवायरनमेंट में रहो तब आप उस चीज़ को फॉलो भी करना चाहते हो, पेरेंट्स को भी प्राउड करना चाहते हो। तो मैंने अपना मास्टर्स का आखिरी सेमेस्टर फ्रीज कराया था, और फिर मैंने 2019 में सीएसएस की तैयारी शुरू की थी, जो कि ऑलमोस्ट आप कह ले कि 8 to 10 मंथ्स की तैयारी थी। और तैयारी एग्जाम्स देने के बाद ऑब्वियसली बहुत बड़ा डिले आता है रिजल्ट में, तो मैंने फिर एक और जॉब शुरू की थी इस्लामाबाद में ही, एक एडवर्टाइजमेंट एजेंसी में एज अ कंटेंट क्रिएटर काम कर रहा था। और फिर जब उसका रिजल्ट आया तो अगेन मैंने फिर इंटरव्यू की तैयारी की और इंटरव्यू दिया, और अभी फाइनली जो है ना ये पूरा प्रोसेस खत्म हुआ है। तो ये थोड़ा सा मेरा भी इंट्रोडक्शन है, इस पे थोड़ी सी सीएसएस की जर्नी भी है और बाकी जर्नीज भी हैं। सही सही। तो उसामा, जाहिर सी बात है, आपने कहा बचपन से आपका सीएसएस टारगेट था, तब आपकी फीलिंग्स क्या है? साथ साथ अगर जरा बता दें कि आपने अपना जो बचपन से टारगेट रखा था वो आपने अचीव किया, अगर ऐसा साथ जरा शेयर करें। हाँ, तो बहुत ही एक हम्बल फीलिंग है, एक ओवरवेलमिंग फीलिंग होती है। और ऑब्वियसली ये मुझसे भी ज़्यादा क्या कहते हैं माँ बाप के लिए खुशी का मकाम होता है, और आई थिंक बलूचिस्तान के लिए भी होता है। तो ऑब्वियसली ये फीलिंग बहुत अच्छी है, जो बंदा एक गोल अचीव करने के लिए निकला है वो अचीव कर ले, तो उससे बढ़ के तो कुछ नहीं होता। लेकिन ये रियलाइजेशन भी है कि ये सिर्फ अभी पहला स्टेप है। अब इस तरह की कोई बात नहीं है कि कोई प्रोसेस कंप्लीट हो गया है या बस जो करना था कर लिए, ये पहला स्टेप है, और इसके आगे और बहुत कुछ करने को है, और बहुत कुछ चेंज लाने को है। सही है सर। हम सब जानते हैं कि सीएसएस इज अ लॉन्ग एंड एक्टिव जर्नी, जिसमें मतलब जाहिर सी बात है बंदे को डिटर्मिनेशन और पैशनेट रहना पड़ता है और चीज़ों पर एक कीन फोकस रखना पड़ता है। तो आपकी ज़िंदगी में भी अप्स एंड डाउन्स आते रहे होंगे, तो आपने उन सबको कैसे फेस किया और किस तरह आगे बढ़ते रहे? बेसिकली तो नॉट जस्ट फॉर सीएसएस, अगर आपने जिंदगी में कुछ भी करना है तब यू नीड एन अनडाइंग कमिटमेंट, और आपको बहुत ज्यादा डेडिकेशन चाहिए होती है। और वो तभी होता है कि जब आपकी गोल क्लैरिटी हो। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आपको एक गोल हो, एक विजन हो कि व्हाट यू वांट टू डू इन लाइफ। और ऑब्वियसली सीएसएस एक बहुत लंबी जर्नी है, इट कैन गेट वेरी फ्रस्ट्रेटिंग, कभी कभी बंदा तंग आ जाता है, क्योंकि स्पेशली अगर मुझ जैसा बंदा हो, क्योंकि मैं कभी इतना पढ़ाई में आई वाज नेवर इनटू स्टडीइंग। तो मैंने ये जब पूरा सीएसएस का प्रोसेस स्टार्ट किया तब आई गॉट सीरियस विद स्टडीइंग, और फिर दिन में 9 9 घंटे पढ़ना, तो ऑब्वियसली फ्रस्ट्रेटिंग होता है, बंदा तंग आ जाता है एक पॉइंट पे। लेकिन दी ओनली वे कि आप इस चीज को ओवरकम कर सकते हो वो ये है कि आपको रियलाइजेशन हो कि जो चीज आप अचीव करने जा रहे हो, दैट रिवॉर्ड, वो रिवॉर्ड आपको बहुत बड़ा मिलेगा, और जो आपकी फ्रस्ट्रेशन है उसके सामने कुछ भी नहीं है। तो इट्स इम्पोर्टेंट कि आपको एक अपना एंड गोल हो माइंड में, आपको विजन हो कि आपने करना क्या है। और फ्रस्ट्रेशंस के साथ डील करने का तरीका भी यही है कि आपके अंदर मोटिवेशन हो कि ये सब जो मैं कर रहा हूँ ये एंड पे मुझे काम देगा। सही है सर। लेकिन सर अगर एक सवाल हम पूछे कि व्हाट मेड यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, जाहिर सी बात है पढ़ते तो काफ़ी लोग हैं, हर कोई मतलब कोई 10 घंटे पढ़ता है, तो ऐसे लोग भी है जो 20 आवर्स भी पढ़ते हैं, कोई 4 घंटे भी नींद नहीं करते। तो एक चीज़ जिसने आपको डिफरेंशिएट किया दूसरों से कामयाबी में? आई थिंक ऑब्वियसली मेरे लिए कहना भी शायद कोई सही नहीं है, क्योंकि आई नो कि देर आर बहुत काफी अच्छे बच्चे भी होते हैं जो रह जाते हैं। तो लेकिन ऑब्वियसली सीएसएस में आपकी लक भी मैटर करती है, देयर इज नो डाउट कि आपकी लक मैटर करती है। लेकिन आई थिंक इसमें अभी सीएसएस इज अ लॉट ऑफ स्मार्ट वर्क। तो कुछ लोग अगर नहीं कर पाते इट्स बिकॉज के दे आर डूइंग द रॉन्ग थिंग्स, और वो लाजमी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा पढ़ो, कि आप हर रिकमेंडेड बुक पढ़ लो और आप बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ लो या न्यूज़पेपर मैगजीन्स पढ़ लो। इस तरह नहीं होता। इसमें अभी बहुत ज्यादा स्मार्ट वर्क आ गया कि आप यू हैव टू पिक एंड चूज कि आप क्या किस तरह पढ़ोगे, कौन से सोर्सेज यूज करोगे, किस बुक में से कौन सा चैप्टर पढ़ोगे। और फिर ये मैटर करता है कि आप अपना स्ट्रैटेजी क्या है, आपकी राइटिंग की, प्रैक्टिसिंग की, आप अपने आप को दूसरों से डिफरेंशिएट किस तरह करोगे। तो ये सारी चीजें मेरा ख्याल मैटर करती है एंड पे। तो इसमें अभी स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो गया सीएसएस में। जहाँ तक सर आपने स्मार्ट वर्क की बात की, तो हमारे जो मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स है वो एक प्रॉपर प्लानिंग और डिसीजंस करने में नाकाम रहते हैं। अगर आप कुछ ऐसा प्लानिंग या जो आपकी स्ट्रेटजी है, जैसे आपने बात की स्मार्ट वर्क की,
तो अगर आप कुछ सजेस्ट कर पाए सिंपल जो कुछ वर्ड्स में। अब आपने बताया कि स्मार्ट वर्क, लेकिन ज़रा ये बताया कि किस तरह वो प्लान कर सकते हैं अपनी चीज़ों को। बेसिकली जो मैंने देखा है, क्योंकि मैं भी मुझे इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं बच्चों के, तो बच्चे बेसिकली अपना अपने लिए डिसीजन करने को तैयार नहीं होते, वो दूसरों के हाथ में दे देते हैं। अगर मैंने किसी से सुना है कि सीएसएस बहुत अच्छा है और ये सब्जेक्ट्स रख लो, तो कोई मतलब पूछे बगैर अपने आप को उस चीज पे रिसर्च नहीं करेगा और पढ़ना शुरू हो जाएगा, या कोई बुक उसको रेकमेंड करेगा वो पढ़ना शुरू हो जाएगा। आई थिंक सबसे पहला स्टेप ये है कि आप किसी ऐसे बंदे से एडवाइस ले, या तो जिसने किया हुआ या तो जिसका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है इस फील्ड में। क्योंकि इफ यू अगर आप स्टार्ट ही गलत ले लें तब वो चीज़ आपको फायदा नहीं देगी। और दूसरा ये है कि काफी बच्चों के फेलियर का ये रीजन भी होता है कि वो प्रॉपर कमिटमेंट नहीं देते इस चीज को। तो इसमें ये इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंड करना कि ये कंपेटिटिव एग्जाम है जिसकी पासिंग परसेंटेज हर साल गिरती जा रही है। तो आपको पहले से ज्यादा कमिटमेंट चाहिए सीएसएस करने के लिए। तो स्मार्ट वर्क इसमें यही होगा कि आप इस तरह के सब्जेक्ट्स रखें जो कि अच्छे हैं, स्कोरिंग है, और आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करें स्मार्टली कि आपके आंसर इस तरह हो जो कि आपको नंबर ज्यादा दे सके, आपको एज दे सके दूसरे कैंडिडेट्स पे। क्योंकि अगर आप सिर्फ एक बेसिक रूटीन फॉलो करेंगे और बेसिक हर किसी की तरह सीएसएस करेंगे तो आपके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इट्स इम्पोर्टेंट टू यूज गुड रिसोर्सेज कि जहाँ से आप फैक्ट्स उठाएं, स्टैट्स उठाएं, अपने आर्गुमेंट्स को स्ट्रॉन्ग करें, अपने ओपिनियंस बिल्ड करें, मैगजीन्स वगैरह आप रीड करें जिस तरह इकोनॉमिस्ट है। और अगेन ये तभी होता है जब आपने अपना सिलेबस पढ़ा हो। काफी बच्चे होते सिलेबस ही नहीं पढ़ते। तो आपको अगर अपना सिलेबस पढ़ेंगे आपको पता है कि आपके टॉपिक्स क्या हैं और उन्हीं टॉपिक्स को फिर आप स्पेसिफिकली पढ़ सकते हैं। तो मैं अगर इकोनॉमिस्ट मैगजीन पढ़ता हूँ या मैं डॉन पढ़ता हूँ, जो आर्टिकल मेरे पूरे सब्जेक्ट से रिलेटेड नहीं है, मैं कभी भी उस पर अपना टाइम नहीं जाया करूंगा। तो ये दिस इज वन ऑफ द मेनी एग्जांपल्स कि हाउ यू कैन डू स्मार्ट वर्क इन सीएसएस। अच्छा सर, एक दूसरा क्वेश्चन वो ये है कि एकेडमीज ज्वाइन करने में लोग काफ़ी कंफ्यूज होते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि जो सेल्फ स्टडी है वो ज़्यादा मैटर करती है, कुछ लोग कहते हैं कि एकेडमीज। तो इसके बारे में अगर आप थोड़ा अपना ख्यालात का इज़हार करें कि आप क्या। अगेन ये बहुत ज्यादा लोग मुझसे पूछते हैं एंड दिस इज बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव चीज है ऑब्वियसली, क्योंकि मैं मेरी जो रिक्वायरमेंट्स है या मेरी कैपेबिलिटीज है वो अगले बच्चे से डिफरेंट होंगी। तो मैं कभी किसी को मना नहीं करता कि आप एकेडमी ना जाओ, आप खुद से करो, क्योंकि हर किसी की रिक्वायरमेंट्स अलग है। एकेडमी जाना कैन नेवर बी अ बैड थिंग अगर आप सिर्फ इसलिए जा रहे कि वो आपको एक गाइडलाइन दे दे, वो आपको हेल्प करे। अब मसला तब होता है जब बच्चे कहते हैं हमने एकेडमी जाना है और हर चीज हमारे लिए एकेडमी करेगी। तो ये ह्यूमनली पॉसिबल भी नहीं होता कि एकेडमी आपको हर चीज करके दे दे और आप उन पे रिलाई करके आप सीएसएस पास कर लें। एकेडमी सिर्फ आपको एक हेल्पिंग हैंड देती है, गाइड देती है, आपको पास पेपर्स कराती हैं, आपकी हेल्प करती है, बेसिकली हेल्पिंग यू गेट देयर। लेकिन पढ़ना आपने स्टिल खुद है, प्रैक्टिस आपने स्टिल खुद करनी है, एक्सटेंसिव रीडिंग आपने खुद करनी है। तो दिस इज अ कॉम्बिनेशन। ये 70% आपका अपना काम होता है, मैं कहूँगा 30% चले एकेडमीज आपको हेल्प कर देती होंगी। तो अकेडमीज जाना बुरा नहीं है इफ यू गो विद द राइट माइंडसेट कि हाँ दे कैन हेल्प मी अलोंग द वे। इस नियत से जाना कि मैं अकेडमी जाऊंगा और वो मुझे हर चीज करा देगी, तो यूजुअली दिस एंड्स अप इन अ फेलियर। अच्छा सर, आपने एक्सटेंसिव रीडिंग्स की बात की, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात है। और कुछ लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि हमारा ये स्टेमिना नहीं होता कि हम पूरी बुक रीड कर सकें। तो इसके लिए भी एक स्ट्रेटजी कुछ होना चाहिए। तो आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे रीडिंग के लिए। इसमें बेसिकली क्योंकि मैं भी आई डोंट रीड बुक्स, मैं अभी भी नहीं पढ़ता, मैंने सिर्फ अपने सीएसएस के लिए पढ़ी थी। तो बुक रीडिंग एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। और सीएसएस में ये है कि जस्ट स्टार्ट बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करें उससे आपका स्टेमिना बिल्ड होगा। अब आप डायरेक्ट अगर बुक्स पे जाएंगे ना उससे सिर्फ आपको फ्रस्ट्रेशन होगी और आप तंग आ जाएंगे। तो मेरे ख्याल से कि अगर बंदा स्टार्टिंग में अगर 20 पेजेस भी पढ़ ले बुक के हर दिन, 20-30 पेजेस, वो भी बड़ी बात होती है। ये बेसिकली क्योंकि सीएसएस एक लाइफस्टाइल, एक रूटीन होती है, आपको उस रूटीन में आना पड़ता है कि आप सुबह उठें, अखबार पढ़ें, अपने सब्जेक्ट्स आप पढ़ें, आपने कौन सी डिसाइड किया आज आपने कौन सी बुक्स पढ़नी है। ये पूरा आपका लाइफस्टाइल होता है और ये तभी पॉसिबल होता है जब आप उस रूटीन को फॉलो करें, उस लाइफस्टाइल को, और आप थोड़ी सी अपनी सोशल लाइफ भी कट डाउन कर दें। तो अगेन इसमें वो मोटिवेशन वाली बात आती है कि आपके अंदर मोटिवेशन होनी चाहिए कि ये सारा नॉलेज जो मैं गेन कर रहा हूँ
कि यू हैव टू वांट इट, कि आप चाहेंगे तभी जो है ना आपके लिए वो वैल्यूबल होगा और उसको फिर आप यूज करेंगे अपने पेपर्स में। लेकिन अगर मैं बस थोड़ा सा मुख्तसर करके बताऊं तो वो यही है कि आप जस्ट स्टार्ट बाय रीडिंग द न्यूज़पेपर और फिर आहिस्ता आहिस्ता अपना स्टेमिना बिल्ड करें कि 20 पेजेस अ डे, 25 पेजेस अ डे। सही है। सर ये ज़रा बताएं कि डिग्री कितने मैटर करती है सीएसएस में कामयाबी हासिल करने के लिए? सपोज लोग ये कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि इस डिग्री का ये स्कोप है और सीएसएस में इतनी हेल्प करती है, और मतलब इसमें लोग कंफ्यूज होकर के ऐसी डिग्री ले लेते हैं, फिर बाद में वो अफसोस करते रहते हैं। तो आप कुछ बताएं कि डिग्री भी कुछ मैटर करती है या नहीं करती? आई आई थिंक करती है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं करती, क्योंकि आपने देखा है मेजोरिटी बच्चे जो सीएसएस क्लियर कर रहे हैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं और डिफरेंट बैकग्राउंड्स के, तो इंजीनियरिंग वगैरह का इतना ज्यादा ताल्लुक नहीं होता है इस तरह के सब्जेक्ट से जिस तरह इंटरनेशनल रिलेशन है, पॉलिटिकल साइंस है। हाँ, अगर आपने डिग्री की भी है फॉर एग्जांपल इंटरनेशनल रिलेशंस में या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इट विल ऑब्वियसली हेल्प यू, आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगी। लेकिन सीएसएस एक ऐसा एग्जाम है कि वो 6 से 8 महीने में आप उसकी पूरी तैयारी कर सकते हैं। आपको किसी सब्जेक्ट का मास्टर नहीं होना पड़ता, आपको हर सब्जेक्ट पे यू जस्ट हैव टू बी गुड एट इट। तो मेरा ख्याल कि अगर आप सिर्फ एक डिग्री करें इस चीज के पीछे कि मैंने सीएसएस करना है, और अल्लाह ना करे कि आपके ना हो ये चीज, तब फिर आपकी डिग्री भी एक तरह से जाया हो जाती है अगर आप उस नीयत से करें। मेरा ख्याल कि इन लाइफ कि मैं जो हर किसी को कहता हूँ, इट्स इम्पोर्टेंट टू हैव एटलीस्ट 3 प्लान्स, कि अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तब आपका दूसरा प्लान क्या है और आपका तीसरा प्लान क्या है। और मैं अपनी एग्जांपल दूं, मैंने बीबीए किया हुआ है, उसका कोई ताल्लुक नहीं है सीएसएस से दूर दूर तक, लेकिन मैंने भी उसकी जब तैयारी की मुझे पता चला कि 9 मंथ्स आर इनफ टू बी गुड एट एवरीथिंग। और मेरे पास फिर एक बैकअप प्लान होता है कि मैं अगर कभी खुदा न खास्ता सीएसएस ना होता तो मैं अपनी मार्केटिंग की फील्ड में काम कर सकता हूँ। तो अपनी डिग्री इस तरह की रखिए विच गिव्स यू गुड एवेन्यूज बिसाइड सीएसएस। और उसमें सीएसएस का भी यही है कि आपको अगर 8 महीने कमिटमेंट से करें, 8 से 9 महीने, तब आपका इजीली हो जाएगा। अच्छा सर, एक क्वेश्चन, अगर आपकी हॉबीज और इंटरेस्ट के बारे में पूछे कि हमें ये नजर आया कि आप एनिमल लवर भी है, काफी हैवानात के साथ आप काफी प्यार करते हैं, और इसके बारे में जरा थोड़ा बता दें कि इसके पीछे क्या राज है और कब से ये आप कर रहे हैं, और दूसरा अगर आपकी कोई और इंटरेस्ट हॉबीज है तो उसके बारे में भी कुछ बता दें। एनिमल लवर तो मैं बहुत बड़ा हूँ। हम घर में हमने अपने 2 छोटे पूडल्स भी रखे हैं, काफी पैरट्स भी रखे हैं, पीकॉक्स भी रखे हैं, और ऑब्वियसली ये सब मेरे अब्बू के शौक हम सब में आए हुए हैं। वो भी जब अपने इवन पुलिस सर्विस में थे तब भी उनने कुत्ते पाले होते थे। तो जानवरों के लिए मैं अपनी तरफ से कोशिश करता हूँ कि बहुत कुछ करूँ, स्पेशली जो आपके ये स्ट्रे डॉग्स होते हैं, स्ट्रे कैट्स होते हैं, इनको खाना देना या इनके लिए घर शर ढूंढना। और जानवरों के साथ मेरा बहुत अच्छा बॉन्ड है, तो मैं इनकी कंपनी बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हूँ। उसके अलावा मेरी जो कुछ हॉबीज है कि जो लोग अगर आपने मेरा इंस्टाग्राम देखा हो तो मैं कंटेंट मेकिंग में बहुत ज़्यादा मुझे शौक है, वीडियो मेकिंग में, फोटोग्राफी में। तो वो मेरी रेगुलर हॉबी है जिसको मैं अभी भी परसू करता हूँ और वीडियोस वगैरह बनाता हूँ, डालता रहता हूँ। उसके अलावा आई जस्ट एंजॉय म्यूजिक। म्यूजिक मेरी जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है, और आई थिंक के म्यूजिक अगर आप सही से यूज करें तो आपको इस सीएसएस के प्रोसेस में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, क्योंकि इट कैन काम यू डाउन, इट कैन हेल्प रिलीज इमोशंस। तो इन माय फ्री टाइम में हमेशा म्यूजिक सुनता हूँ, एंजॉय करता हूँ, और इसी तरह की बस मेरी हॉबीज है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन ये मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप अपनी कामयाबी का जो क्रेडिट है वो किसको देना चाहेंगे, और आपकी लाइफ में आपका रोल मॉडल कौन है? बेसिकली कामयाबी का जो क्रेडिट है या रोल मॉडल है, पहली बात है मेरे रोल मॉडल हमेशा एक ही है, वो मेरे अब्बू हैं। क्योंकि आज तक मैंने जो भी सीखा है उन्हीं से सीखा है, और आज तक जो मैंने उनसे सीखा है कि किस तरह आपने सही काम करना है, इवन दो अगर आप कोई पावरफुल पोजीशन में हो, और किस तरह उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके चलना है, और ये भी सीखे कि आप सोसाइटी में चेंज किस तरह ला सकते हैं। तो वो मेरे हमेशा से जो है ना रोल मॉडल रहेंगे, और उन्हीं का जो है ना ये
जो मेरी अचीवमेंट है ये उन्हीं की वजह से पॉसिबल है, क्योंकि उनने हम लोग पे एजुकेशन पे उनने बहुत ज़्यादा पैसे लगाए हैं। तो एज अ फैमिली, एज अ पर्सन, मुझे पता है कि अपने तरफ से मेरे माँ बाप अपने पैसे काट के या अपना पेट काट के वो हम लोग की एजुकेशन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते थे, और वो हम लोग को अपने पैशंस, शौक फॉलो करने देते थे। तो मेरी सीएसएस की कामयाबी इज ओनली डाउन टू वन थिंग, कि मेरी एजुकेशन बहुत अच्छी मेरे अम्मी अब्बू ने फोकस की थी, जिसकी वजह से मुझे इस प्रोसेस में हेल्प हुई थी। मेरी इंग्लिश थ्रू आउट द वे बहुत अच्छी रही थी। तो अगेन ये सारा क्रेडिट उनको जाता है, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, और ये सारी अचीवमेंट भी उनके लिए, मेरे अपने लिए नहीं है। लेकिन एक और मेंशन मैं अपना, मेरे इस्लामाबाद में जो एक सर जासरा होते हैं सिविल सर्विसेज प्रिपरेटरी स्कूल में, उनने मेरी एंड पे बहुत हेल्प की थी सीएसएस में। जब मैंने उनसे सिर्फ एक क्रैश कोर्स ही लिया था इंग्लिश ऐसे का, लेकिन उस चीज़ ने मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। तो उनका भी मैं बहुत ज़्यादा रिगार्ड करता हूँ, उनका भी मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ। सर, अगर बलूचिस्तान के हवाले से बात की जाए तो बाय लुकिंग एट द लिटरेसी रेशो जो बलूचिस्तान की है या वहाँ पर अवेयरनेस है और जो एजुकेशन का सिस्टम है, बलूचिस्तान दूसरे सूबों से काफ़ी पीछे रह चुका है। तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो हम ये जो गैप है दूसरे सूबों से या दुनिया से, हम ये कैसे फिल कर सकते हैं? इसके हवाले से अगर आप थोड़ा सा अपना ख्याल बताएं, अपने ख्याल। बेसिकली ये सारी चीज़ें रिसोर्सेज पे आ जाती है। अगर आप ग्राउंड लेवल से देखें तो एजुकेशन पंजाब, सिंध के पीके में बेहतर है बलूचिस्तान से, कि ये सारी चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं कि बच्चा बचपन से ही जब अच्छी एजुकेशन लेके बड़ा हो, तब ऑब्वियसली एंड रिजल्ट ये होता है कि पंजाब सिंध में इतने ज़्यादा बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने वाले होते हैं, और पंजाब में इतने ज़्यादा केपेबल बच्चे होते हैं जिनकी एलोकेशन नहीं होती। वो इसी वजह से, क्योंकि दे हैव बेटर रिसोर्सेज, उनके पास कॉलेजेस बेहतर है, यूनिवर्सिटीज़ बेहतर है, और बलूचिस्तान इस चीज़ में बड़ा पीछे रह गया। तो अगर कोई भी अपनी जो है ना, मतलब ये बात कहते हुए मुझे दुख होता है, लेकिन रियलिस्टिकली अगर आप बलूचिस्तान से बाहर जाके इस्लामाबाद, लाहौर में तैयारी करें, तब आपकी सीएसएस क्लियर करने के चांसेस ज़्यादा हैं। जो कि एक अगली रियलिटी इस टाइम पे यही है, क्योंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ बेहतर है और टीचर्स बेहतर हैं। तो इन द लॉन्ग टर्म आई थिंक बलूचिस्तान को सीरियसली ज़रूरत है इन्वेस्ट करने की, कि ऑन बेटर टीचर्स, यूनिवर्सिटीज़, अकेडमीज बलूचिस्तान में बिल्कुल सबसे कम है। ये एक और डिसअपॉइंटिंग बात है, जिसकी वजह से बच्चे फोर्स होते कि बाहर जाए। तो उस सूबे में बेतहाशा टैलेंट है। इस तरह के लोग हैं कि जो कि बिल्कुल पढ़े बगैर अपना सीएसएस करते हैं, या खुद से पढ़ के सीएसएस कर लेते हैं। और क्या कहते हैं, इन लोगों में कैपेबिलिटीज बहुत ज्यादा है। वह ये है कि अभी हम लोग के पास कोई इस तरह का तरीका नहीं है कि हम इन सबको पॉलिश करें और इनको हम रेडीमेड डायमंड्स बनाएं। तो होपफुली विद टाइम आई होप कि ये चीज़ें बेहतर हो जाएंगी, कि लोग एकेडमीज बनाएंगे, एकेडमीज में इन्वेस्ट करेंगे, और जब अच्छे रिसोर्सेज होंगे इस सूबे के पास, तब आई एम श्योर कि हम लोग के बच्चे वो ज्यादा सीएसएस में परफॉर्म भी करेंगे। सर, बलूचिस्तान के हवाले से आपने अपने ख्यालात का इज़हार किया, तो आप इस बात में कोई शक नहीं कि आपके वालिद साहब की जो है वो बेशुमार खिदमात हैं, मगर अब आपने भी एक कामयाबी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हैं। आप अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के सर्वेंट बनेंगे, तो आप बलूचिस्तान के लिए, मुल्क कौम के लिए क्या इरादे रखते हैं? इंटेंशंस क्या है? आप किस तरह कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? होपफुली इंटेंशंस तो यही कि टू द बेस्ट ऑफ माय कैपेबिलिटीज, ऑब्वियसली रिप्रेजेंटिंग योर कंट्री इज अ ह्यूज ऑनर, और ये बहुत बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। तो इसमें कोई ऐसा मेरा ख्याल है कि इस तरह की चीज़ नहीं होनी चाहिए कि स्टेटस है या कुछ है। आई एम अ सिविल सर्वेंट, और उसकी डेफिनेशन ही यही है कि आई हैव टू सर्व द पब्लिक। तो मेरी इंटेंशन यही है, एंड व्हाट आई हैव लर्नड फ्रॉम माय फादर इज कि हर कॉमन मैन को अपने सबसे पहले रिस्पेक्ट से ट्रीट करना है, और कोशिश ये करनी है कि जितने ज़्यादा पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स हैं हम उसको सॉल्व कर पाएँ, और जितना ज़्यादा मैं ऑन माय ओन के लोगों को फैसिलिटेट कर सकूँ या उनको अकोमोडेट कर सकूँ, ये मेरा मेन गोल होगा थ्रू आउट दिस पीरियड। सर, आखिर में मैं आपसे अपने यंग जनरेशन के लिए कुछ पैगाम देना चाहूँगा। अगर आप हमारे यंग यूथ्स के लिए कोई पैगाम देना चाहें कि वो ज़िंदगी में कामयाबी के लिए या बेहतर प्लानिंग के लिए वो क्या करें, क्योंकि एक को नौजवान ही दूसरे नौजवान का दिमाग अच्छी तरीके से, उसके ब्रेन जो है रीड कर सकता है,
तो आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? मेरी सबसे बड़ी सजेशन ये है, जो कि मैं हर किसी को देता हूँ, वो ये है कि आप अपना फ्यूचर प्लान करो। कि अभी मुझे भी कभी कभी रिग्रेट होता है कि मेरे बीच में 2 साल जाया हुए हैं। तो आई एम 25 नाउ, मेरे 2 साल जाया हुए हैं। मैं लोगों को ये कहता हूँ कि, और ये माँ बाप के लिए भी पैगाम है, क्योंकि बच्चे कभी कभी देर टू यंग टू डिसाइड फॉर देमसेल्व्स। आपको बच्चों के साथ बैठना चाहिए, करियर काउंसलिंग करनी चाहिए कि जिंदगी में करना क्या। ये सिर्फ सीएसएस के लिए नहीं है, क्योंकि सीएसएस से भी बढ़ के अचीवमेंट्स होती है। क्या पता, हर किसी की प्रेफरेंसेस अलग होती है। मेन चीज ये है कि आपको एटलीस्ट कॉलेज से पहले ही पता हो कि आपने जिंदगी में करना क्या है, ताकि यू कैन मेक द राइट डिसीजंस और फिर आप उस फील्ड की तरफ जाएं। अगर आपने अभी इतना ज्यादा ये कॉमन होता है कि लोग इंजीनियरिंग प्री मेडिकल कर लेते हैं और उनको पता चलता है मैंने तो डॉक्टर बनना ही नहीं था। तो ये सारी चीजें ये पहले जो है ना फिगर आउट हो जानी चाहिए कि आपने किस फील्ड में जाना है, और फिर आप उसके लिए अकॉर्डिंगली प्लान करें। तो अगर आप अपनी जिंदगी प्लान करके चलेंगे, अगर आपके पास बैकअप प्लान होंगे, तब आप कभी भी देयर इज अ वेरी लेस चांस कि आप अनसक्सेसफुल होंगे। तो अगर आपको पहले से पता है कि मैंने सीएसएस करना है फॉर एग्जांपल, तब आप उसके रिलेटेड जो है ना डिग्री भी कर सकते हैं, एफएससी भी कर सकते हैं, आप अपनी यूनिवर्सिटी के टाइम में प्रिपेयर भी कर सकते हैं। और एक और यंगस्टर्स को यही सजेशन है कि इनको, नो वन शुड वेट कि हमारी यूनिवर्सिटी खत्म हो उसके बाद हम देखते हैं हमने जिंदगी में क्या करना है। काम अपना यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करते हैं, बेशक और जॉब्स हो, बेशक इंटर्नशिप्स हो, बेशक आप सीएसएस की तैयारी स्टार्ट कर दें यूनिवर्सिटी में, लेकिन स्टार्ट करें ताकि आप अगले स्टेप के बारे में हमेशा बी अ स्टेप अहेड। तो आप उस चीज के बारे में पहले से ही लग जाएं कि मैंने अब ये खत्म हो रहा है, लेकिन अगले वाले का तो कुछ करना है ना। तो इससे ये होगा कि एक तो आपका टाइम ही ज़ाया होगा, प्लस यू विल ऑलवेज बी प्रिपेयर्ड एंड अहेड ऑफ अदर पीपल। तो दिस इज द बिगेस्ट एडवाइस आई कैन गिव टू एनीवन। और कि अगर मैं अभी 25 हूँ और मैंने अभी सीएसएस क्लियर किया, यू कैन डू द सेम थिंग विद प्रॉपर प्लानिंग, और आप 22 ईयर्स ऑफ एज में भी कर सकते हैं यही चीज़। अच्छा उसामा, हमारी तरफ से तो क्वेश्चन हो गए। अगर आप कुछ एडिशन करना चाहें, या फिर आप अगर अपने वालिद साहब की कोई ऐसी यादगार कोई मेमोरी बता दें, अगर आप कुछ याद हो आप शेयर करना चाहें ऑडियंस के साथ। यादगार मेमोरीज तो बहुत ज्यादा है। बिगेस्ट मैं आपको यही कह सकता हूँ कि मेरे जो वालिद थे वो बहुत ही बहादुर थे, एज इन उनने कभी किसी के साथ, यही उनकी कोशिश होती कि गलत ना हो, और उनने कभी कोई ये भी नहीं करते थे कि कोई बहुत पावरफुल है तो उसके इन्फ्लुएंस में आके कुछ कर दे। तो ही वॉज ऑलवेज अपहोल्डिंग द रूल ऑफ लॉ। उनका बहुत बड़ा पैशन था पुलिस में जाना। वो पुलिस में अपनी मर्जी से गए थे, लेकिन वो अपने बच्चों को कहते थे कभी पुलिस में नहीं जाना, क्योंकि बहुत ही जो है ना एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है पुलिस में जाना, और आपकी जिम्मेदारी होती है। लेकिन उन्हें आई थिंक जो भी काम किया वो आज कोयटा में नजर आता है। जो आपको बाजार में स्पाइक्स नजर आते हैं, जो ये लिफ्टर्स नजर आते हैं, ये जो कंप्यूटराइज ट्रैफिक के कार्ड्स हैं, और जब बहुत ही बुरे हालात चल रहे थे 2007 ऑनवर्ड्स, तब वो ऑपरेशंस में सर्व कर रहे थे, इन्वेस्टिगेशंस में। तो थ्रेट उनको हमेशा से रहा है, इवन जब वो चमन में थे, खुशदार में। लेकिन उनके अंदर उस तरह डर नहीं था कि आज जिंदगी खत्म हो जाएगी। उनका बहुत भरोसा था अल्लाह के ऊपर, और उनको यही था कि जब जिंदगी खत्म होनी है तो होनी है। तो सबसे यादगार मेमोरीज उनकी यही है कि जिस तरह वो डिवोटेड थे अपने जॉब की तरफ और इस चीज की तरफ कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान को कंट्रीब्यूशंस किस तरह की जाए। और एज एन ऑफिसर वो इस तरह थे, एज अ फादर वो हमेशा ही वाज ऑलवेज वेरी फ्रेंडली और बहुत सपोर्टिव थे कि जो बच्चों ने जिंदगी में करना है उनको यही करने देना चाहिए। और बाकी बच्चों को आई ऑलवेज से कि मैं सीएसएस रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होते हैं बच्चों के, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव होता हूँ इंस्टाग्राम पे, तो मुझे जो भी वहाँ पे क्वेश्चंस होते हैं आई आंसर देम। तो और मैं उनको एज इन फ्री एडवाइसेस या उनके इवन सब्जेक्ट्स भी डिसाइड करा देता हूँ। तो अगर ऑब्वियसली आपके शो बच्चे देखेंगे, उनको भी कोई क्वेश्चंस हो, दे कैन ऑलवेज आस्क मी एंड आई ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू एवरीवन, और उनकी हेल्प करता हूँ इस प्रोसेस में। तो everyone is welcome to come and have a chat over there as well. ओके सर, श्योरली। हम यही भी कोशिश कर रहे हैं कि अब फिलहाल इंटरव्यू का सेशन चल रहा है, फिर इसके बाद हम शायद एक टुगेदर सेशन करें जिसमें हम कुछ और सीएसवीज को भी बुला सके। तो उसमें फिर जिन स्टूडेंट्स के कुछ और क्वेश्चंस होंगे सब्जेक्ट सिलेक्शन या किसी भी चीज़ से रिलेटेड होंगे, तो उसमें वो आपसे पूछेंगे।
तो नाजरीन, ये थे उसामा अब्बासी साहब जिनकी कहानी थी कामयाबी की। उनकी कहानी से हमें अपने माशरे की एक दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातों का पता चला। वो ये कि हमारे माशरे में दो मिथ्स पाए जाते हैं। एक ये कि हम ये समझते हैं कि जो बड़े लोग यानी जो पैसों वाले लोग या जो ओहदों वाले लोग हैं वो अपने ओहदे और पैसे की वजह से नहीं पढ़ते, कि वो ये सोचते हैं कि मेरे वालिद या मेरे जो भी है वो पैसे ऑलरेडी वो कमा रहे हैं और मेरी लाइफ में जो है वो कंफर्ट्स होंगे। और गरीब वो इस वजह से कि उसके साथ पैसे नहीं होते। मगर हमारे सामने हमने कुछ दिन पहले या आगे आपके सामने ऐसे लोग भी लाएंगे कि जो इंतहाई गुर्बत गुर्बत उन सब हालात के बावजूद उन्होंने कामयाबियों को थामा। और साथ ही उसामा अब्बासी साहब के जिनके वालिद भी आईएएस साहब थे और वो मतलब एक कंफर्टेबल लाइफ थी, मगर उन्होंने अपनी जो हार्डवर्क है उसको अपना तेवर बनाया और उसको उसी उसी वजह से उनको आज सुलह मिला और उन्होंने मुल्क के मुकाबले का इम्तिहान पास किया। तो उसामा अब्बासी साहब बहुत शुक्रिया वतन न्यूज़ को टाइम देने का। थैंक यू सो थैंक मच यू। सर। थैंक यू सो मच।